नमस्कार, कानपुर वार्ता में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति और देश भर में आज मनाए जा रहे पर्व और त्योहारों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राहुल गांधी की सीलमपुर की जो रैली थी, उससे दिल्ली कांग्रेस को बहुत अधिक उम्मीद और आशंका दोनों थी। इसीलिए ये रैली सीलमपुर में करवाई गई, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है और राहुल गांधी की प्रवृत्ति है, उसके अनुसार उन्होंने दिल्ली कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फेरते हुए उसकी आशंका को ही सही ठहराया। अब जब वो रैली करने पहुंचे तो उनके मंच पर तीन शब्द या तीन नारे जो भी कह लीजिए लिखे हुए थे। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। इससे ये तय हो गया कि राहुल गांधी की रैली में उनका भाषण क्या होने वाला है। वो दिल्ली कांग्रेस की संभावनाओं और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या जो उसकी आशंका है उस पर खरे उतरेंगे। तो हुआ वही कि वो दिल्ली कांग्रेस की जो आशंका थी उसी पर वो खरे उतरे। वो उसकी संभावनाओं पे और उसकी जो उम्मीदें थी उन पर कतई खरे नहीं उतरे। अब अगर आप देखेंगे तो उनका जो पूरा का पूरा भाषण था, जो एक जोक चलता है कि एक बच्चे ने गाय पर निबंध याद कर लिया और उसके पेपर में आ गया कि उसे पिता पर निबंध लिखना है, तो उसने बस गाय की जगह पिता लगा दिया और पूरा निबंध वैसा का वैसा उतार दिया। कहने का मतलब ये कि उसने एक चीज रट ली थी और उसी रटी रटाई स्क्रिप्ट को वो दोहरा करके आ गया। राहुल गांधी के भाषण में बिल्कुल वही चीज थी। आप राहुल गांधी के पिछले 1.5-2 साल के किसी भी भाषण को उठा लीजिए, उसमें एक स्क्रिप्ट रटी रटाई होती है जिसमें कुछ शब्द जो तय हैं वो आपको मिलेंगे और वो शब्द होते हैं, पहला आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अडानी, जाति जनगणना, संविधान। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा उनके भाषण में। और इस भाषण का सीधा मतलब ये होता है कि वो केवल और केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने या जिताने से कोई लेना देना नहीं है। अब उनका जो भाषण है उसमें उनके निशाने पर जैसा मैंने बताया कि आरएसएस थे, मोदी थे, भाजपा थी और अडानी थे। केजरीवाल के विरुद्ध केवल उन्होंने इतना बोला कि क्या आपने कभी केजरीवाल को आरएसएस की के विरुद्ध या अडानी के विरुद्ध कुछ बोलते हुए कभी सुना है। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि मोदी ने और केजरीवाल ने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, तो क्या केजरीवाल ने महंगाई कम की, क्या मोदी ने महंगाई कम की। इतना केवल उनका केजरीवाल को लेकर के विरोध था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी यानी कि आम आदमी पार्टी, इसके भ्रष्टाचार के विरोध में राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे जो कथित बस घोटाला है उसका मुद्दा हो, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, या दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई भी काम नया जो हो सकता है उसके लिए किसी प्रस्ताव की बात हो, कोई मसला नहीं। यमुना सफाई का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, मतलब जो दिल्ली में चुनाव के मुद्दे हैं, कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसमें जो मेन तथ्य बातें थी, तो उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान बदलने में लगे हुए हैं। हमने इसे बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उनका लगभग 20 मिनट का भाषण था और 20 मिनट के भाषण में अगर आप उसको सुनेंगे या जिन लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने
कम से कम 6 या 7 बार 4000 किलोमीटर चलने की बात की। 4000 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने देश में क्या परिवर्तन ला दिया, इसकी कोई बात नहीं की, सिवाय एक मोहब्बत की दुकान। और मोहब्बत की दुकान उनकी पिछले लगभग 2.5-3 साल से चल रही है, और उस मोहब्बत की दुकान से नफरत छोड़ करके कुछ निकलता नहीं है। तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो लगभग 5 साल तक जब भी कोई स्टेटमेंट देते थे तो उसमें उनका एक मतलब सिग्नेचर स्टेटमेंट होता था कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया। तो उसी तरह से जैसे वो हर बात में बोलते थे हमने एक्सप्रेसवे बनाया, कुछ भी हो हमने एक्सप्रेसवे बनाया। आप उनसे किसी मुद्दे पर बात कीजिए, उनसे पूछिए महंगाई बढ़ रही है तो कहेंगे हमने एक्सप्रेसवे बनाया, उनसे पूछिए क्राइम बढ़ रहा है तो कहेंगे हमने एक्सप्रेसवे बनाया। वही हाल कल लगभग राहुल गांधी का था कि उन्होंने कम से कम 6 से 7 बार जिक्र किया कि हम 4000 किलोमीटर तक चले। काहे के लिए चले ये उन्हें खुद नहीं पता है, तो खैर वो दूसरे को क्या बताएंगे। हालांकि उन्होंने इससे जोड़ा कि हम संविधान बचाने के लिए 4000 किलोमीटर चले, जबकि उस समय संविधान कोई मुद्दा था ही नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी भी हिंदुस्तानी के खिलाफ हमला होता है तो हम वहां खड़े मिलेंगे, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, या कोई भी हिंदुस्तानी हो। तो भैया हर हिंदुस्तानी के खिलाफ अगर हमला होगा आप खड़े मिलेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप करते क्या हो, आप अगर उत्तर प्रदेश में किसी दलित के साथ कोई घटना घटित हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, उसके साथ मारपीट हो जाए, या किसी बालिका के साथ कोई गलत हरकत हो जाए, तो आप दौड़े दौड़े आते हैं। किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तो आप भागे भागे आते हैं। लेकिन यही घटना अगर तेलंगाना में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, जब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें थी, या मध्य प्रदेश में सरकार थी, तब आप नहीं जाते थे। आप पश्चिम बंगाल में नहीं जाते, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। आरजी कर का इतना बड़ा केस हो गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया, पश्चिम बंगाल की सरकार हिल गई, लेकिन आप नहीं गए। गए नहीं, वो तो अपनी जगह, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। तो बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, आप कर क्या रहे हैं उससे आपका चरित्र निर्धारित होता है। आप बयानबाजी खूब करते हैं ना, लोगों को दिखता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अडानी अंबानी, उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी चाहे पूरा देश खरीद लें, हम गरीब के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही है, आप गरीब के साथ खड़े रहेंगे और गरीबी के साथ खड़े रहेंगे। आपने इस देश पर लगभग लगभग 55 साल शासन किया, और 55 साल के शासन में आपने गरीबी हटाने के लिए कौन से ऐसे काम किए जिससे कि गरीब ये महसूस करे कि हाँ आप उसके साथ खड़े हैं। आज बीजेपी सरकार, मैं केवल केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 4 करोड़ परिवारों को मकान बना करके दिए। चाहे वो उनके पास अपनी जगह हो, उन्होंने अपने मकान बना लिए हो, या जिनके पास जगह नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में कॉलोनी दी गई। 3 करोड़ नई प्रस्तावित हैं। तो आप सोचिए कि एक देश में जहां पर लगभग 35 करोड़ परिवार हैं, वहां 7 करोड़ परिवारों को मकान उपलब्ध कराना, ये अमीरों के साथ खड़ा होना है या गरीबों के साथ खड़ा होना। इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी थी जो करीब करीब 50% के आसपास थी, जिसके पास टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान सरकार ने उन लोगों के लिए टॉयलेट्स बनवाए, और कई करोड़ टॉयलेट बनवाए। तो ये महिलाओं के साथ, और खास तौर से गरीब महिलाओं के साथ खड़ा होना है या अमीरों के साथ खड़ा होना है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत, जहां तक मेरी जानकारी है कि 8 करोड़, शायद वो नंबर उससे ऊपर हो गया होगा, 8 करोड़ तो बहुत पहले हो गया था, कि 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिए। तो ये 8 करोड़ परिवार क्या अंबानी अडानी के परिवार थे? क्या वो परिवार थे जो इनकम टैक्स पे ही हैं? क्या वो परिवार थे जिनकी इनकम 25-30 हजार रुपए महीने से ज्यादा है?
ये सारे वो परिवार थे जो गरीब थे, जिनकी आय प्रायः 10,000 रुपए प्रति माह से कम है। तो इसे गरीब के साथ खड़ा होना कहते हैं। गरीबी हटाओ का नारा लगाना गरीब के साथ खड़ा होना नहीं है। गांव गांव तक जन सुविधाओं को पहुंचाना और सही ढंग से पहुंचाना, वो होता है गरीब के साथ खड़ा होना। महंगाई को लेकर के उन्होंने कहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं, हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते। क्या आपने आज तक सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने या नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी की बुराई की हो? तो भाई अडानी अंबानी किसी का क्या ले रहे हैं? उनके पास विजन है, उन्होंने पैसा कमाया है और उस पैसे से वो देश का विकास ही कर रहे हैं। एक बड़ा टैक्स वो देते हैं, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। अभी कल परसों ही मैं एक इंटरव्यू क्या देख रहा था, एक क्लिप थी, तो वो मैं देख रहा था। तो गीता प्रेस के कुछ लोग उनसे मिलने गए थे, उनसे वो बात कर रहे थे। तो अब उन्होंने जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, उस महाकुंभ में लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है खर्च करने का, कुछ बड़ा प्लान किया है दान करने का। तो उसको लेकर के वो कुछ चर्चा उनके बीच में हो रही थी। तो भाई अडानी कोई ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमा रहा है तो वो पैसे से कोई बहुत अयाशी कर रहा है, और कमा रहा है तो कुछ तो सुख सुविधाएं लेगा ही। आप तो कमा भी नहीं रहे हो, आप तो बोझ बने हुए हो सरकार के ऊपर। करोड़ों रुपए साल में आपकी सुरक्षा पर खर्च होता है। अगर आपकी सुरक्षा की एक श्रेणी घटा दी जाए तो आपके कार्यकर्ता हाहाकार मचा देते हैं कि एसपीजी से घटा के जेड प्लस क्यों कर दिया। तो आप किस चीज का लाभ ले रहे हैं? आप किस बात की अयाशी कर रहे हैं? आप सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका परिवार कुछ नहीं कर रहा है। अरबों रुपए की संपत्ति आपने अर्जित की है, आप जमानत पे चल रहे हो भ्रष्टाचार के केस में। तो अडानी अंबानी कोई देश के दुश्मन तो नहीं है, क्यों उनके खिलाफ बोलना चाहिए? हाँ, अगर वो कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तो बात समझ में आती है। अब उनको पोर्ट दे दिया, हवाई अड्डे दे दिए, चलो पोर्ट उनको ना दे करके हम किसी ऐसे आदमी को दे देंगे जो मजदूरी करता हो, वो पोर्ट चला लेगा, वो पोर्ट डेवलप कर लेगा। भाई पोर्ट जो डेवलप करेगा वो अरबपति ही होगा ना, और उसकी एक प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट बिडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि वो अडानी मुंह उठा के चला आया और सरकार ने दे दिया, अगले चलो अच्छा बेटा तुम ले जाओ। ऐसा तो होता नहीं है, वो आपके जमाने में होता था। तो अंबानी अडानी देश का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में काम कर रहे हैं, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार अगर उनको कहीं कहीं पर कुछ छूट दे देती है, और कोई ऐसा नहीं कि अडानी अंबानी को ही दे देती है, सबको देती है, जितने उद्योगपति हैं सबको मिलती है। आपको केवल चिढ़ इस बात से है कि अडानी आपके आगे घुटने क्यों नहीं टेक रहा है, केवल इतनी आपको चिढ़ है। इसके बाद उन्होंने कहा इस देश में 50% ओबीसी, 15% एससी, 15% माइनॉरिटी और 8% एसटी है। चलो मान लिया, ये सारी बातें सही हैं। पहली बात तो एसटी अगर आप 15%, माइनॉरिटी अगर आप 15% की बात कर रहे हो, तो उसमें से पहले तो 15 से ज्यादा हैं जो वर्तमान में माइनॉरिटी भारत में है, उनमें 15% से ज्यादा है, लगभग 20% है, बल्कि 21% है माइनॉरिटी, और उसमें से 15% मुसलमान है। तो आपके लिए माइनॉरिटी केवल मुसलमान है, और 15 से भी ज्यादा है। आपके लिए इस देश में या तो मुसलमान माइनॉरिटी है या क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जो कि आप खुद हो। इसके अलावा आपके लिए ना तो सिख माइनॉरिटी है, ना जैन माइनॉरिटी है, ना पारसी माइनॉरिटी है, ना बौद्ध माइनॉरिटी है, कोई माइनॉरिटी है ही नहीं। तो जिस 15% की आप बात कर रहे हो वो मुसलमान है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस 15% में से 90% से ज्यादा ओबीसी में सम्मिलित है, यानी कि इस 15 में से 13.5% आप निकाल करके ओबीसी में डाल दीजिए, क्योंकि मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, या तो वो ओबीसी है या सामान्य में है, और 90% ओबीसी में आते हैं। तो आप किस तरह की गिनती करते हैं मुझे पता नहीं।
सिखों में और बौद्धों में बहुत सारे लोग एसटी में सम्मिलित हैं, सॉरी एससी में सम्मिलित हैं। तो आपको ना तो सही आंकड़े पता है, केवल बोलना है आपको। जब आप ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो फिर आप माइनॉरिटी की बात करने के हकदार नहीं है। माइनॉरिटी कोई अलग क्लास नहीं है, माइनॉरिटी इन्हीं में सम्मिलित है। जैसे मुसलमानों में वो ओबीसी में सम्मिलित हैं या जनरल में है, इसी तरह से बौद्धों में अधिकांश एससी में सम्मिलित हैं। सिखों में एक बड़ा वर्ग है जो एससी में सम्मिलित है। तो आप अलग से कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हो माइनॉरिटी में? तो माइनॉरिटी जैसी कोई कैटेगरी है नहीं जब आप वर्गीकरण करते हैं ओबीसी एससी एसटी में। इस धूर्तता को बंद कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 90 आईएएस चलाते हैं, जिनमें से 3 ओबीसी हैं और 3 एससी हैं। और जो भारत का बजट होता है उसका जो निर्णय होता है वो निर्णय पूरा जो है वो इन 90 आईएएस के हाथों में होता है। और उस कुल बजट का 6% जो होता है वो कैसे खर्च किया जाना है, इसका फैसला ये 6 अफसर जो ओबीसी और एससी के हैं ये लेते हैं। बाकी 94% कैसे खर्च किया जाएगा उसका फैसला बचे हुए 84 लोग लेते हैं। तो आज तक आप देश को ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जिस समय वो लोग कमीशन हुए थे एक आईएएस ऑफिसर के रूप में, उस समय सरकारें आपकी थी, वो कोई आज तो आ नहीं गए। कोई 30 साल सर्विस कर चुका होगा, कोई 32 साल कर चुका होगा, कोई 35 साल कर चुका होगा, कुछ की सर्विस उससे भी ऊपर होगी। उस समय देश में और राज्य में सरकारें किसकी थी? आपने उस समय ओबीसी को और एससी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आपने एससी को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन क्यों नहीं दिए? ओबीसी के तो आरक्षण के ही आप विरोधी थे। तो जब आपने उन लोगों को आगे ही नहीं बढ़ाया तो जो आज आईएएस बन के आएगा उसको तो नहीं बना दिया जाएगा सीनियर मोस्ट ऑफिसर। उसे 30 साल 32 साल 35 साल काम करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा, प्रमोशन लेने पड़ेंगे, तब पहुंचेगा ना उस पद पे। तो इसके लिए आप दोष किसको दे रहे हैं? दोषी आप हैं, आपकी सरकारें हैं। एक चीज उन्होंने और कही कि देश की 500 बड़ी कंपनियों में से एक का भी मालिक माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। भाई कम से कम माइनॉरिटी तो ना बोलते। इस देश की कई कंपनियों के मालिक जो बड़ी कंपनियां हैं वो पारसी हैं, जिनमें से टाटा ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे नामी गिरामी है। जहां तक बात माइनॉरिटी की आती है तो वहां भी कुछ लोग हैं, किसी और का नाम ना लीजिए तो कम से कम अजीम प्रेमजी का ले लीजिए। और अगर विप्रो देश की 500 बड़ी कंपनियों में सम्मिलित नहीं है तो फिर ये किसी और की तकलीफ नहीं है, बल्कि ये अजीम प्रेम जी की है कि एक जमाने में वो टॉप 10 कंपनियों में हुआ करती थी। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें माइनॉरिटी माइनॉरिटी तो जैन भी हैं। आप जैन को माइनॉरिटी क्यों नहीं मानते? जैन्स की बहुत सारी कंपनियां हैं, सिखों की भी कुछ कंपनियां हैं बड़ी, फार्मा इंडस्ट्री में हैं। तो आप लोगों के साथ इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोगों को सच्चाई पता चले और आपकी ये धूर्तता लोग विश्वास करते रहें। बाकी जो मेन मुद्दा था वो था दिल्ली चुनाव का, जिसके लिए आप रैली करने गए थे। और उस रैली में आपने दिल्ली कांग्रेस की आशाओं पे तुषारापात किया है और जो उनकी आशंका थी उसको सही सिद्ध किया है। और अरविंद केजरीवाल के सामने आपने सरेंडर कर दिया है। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली सरकार के खिलाफ कुछ बोले, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोले, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, दिल्ली में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको हाईलाइट करें। चुनाव दिल्ली विधानसभा का हो रहा है, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। आपने जो भाषण दिए ये भाषण आप पिछले 2-2.5 साल से दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी आप यही भाषण देते रहे। सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी का एक पूरा भाषण पूरी तरह से निस्तेज, अप्रभावी और निरर्थक था।
आज की वार्ता में इतना ही। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।